सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक गवाला बड़ा बेईमान था और दूध में पानी मिलाकर बेचा करता था। अच्छा, बहुत जल्द उसने अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए, करने भी थे, जाहिर बात है, पानी जो मिलाकर बेचता था। एक रोज़ उसने सारी रकम एक थैली में डाली और अपने गाँव की तरफ चला। अच्छा, मौसम जो था वो गर्मी का मौसम था। उसके रास्ते में एक दरिया पड़ा। उसने सोचा कि चलो नहा लेते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो थैली थी ना, इसमें रुपए थे, उसने एक दरख्त के नीचे वो थैली रख दी। अब थैली पर कपड़े डाल दिए और ख़ुद दरिया में नहाने चला गया। अच्छा, उस इलाके में बहुत ज़्यादा बंदर पाए जाते थे। बंदर, इत्तेफाक से एक बंदर दरख्त पर बैठा ये माजरा देख रहा था। अच्छा, गवाले के पानी में उतरते ही बंदर दरख्त से उतरा और रुपयों की थैली लेकर दरख्त की एक ऊंची शाख पर जा बैठा। अब गवाला पानी से निकला और बंदर के पास अपनी थैली देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसने बड़े जतन किए, बड़ी कोशिश की, लेकिन बंदर पर कुछ असर नहीं हुआ। अब बंदर ने क्या किया, उसने थैली खोली और रुपए एक एक करके हवा में उड़ाने शुरू कर दिए। हवा तेज़ थी और दरख्त दरिया के किनारे था, इससे रुपए उड़ उड़ कर पानी में गिरने लगे। अब गवाले ने रुपयों को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर चंद रुपयों के सिवा सारे पैसे पानी में बह गए। राह चलते लोग जो गवाले की बेईमानी से खूब वाकिफ थे, जानते थे कि ये जो गवाला है ये बेईमान है, वो ये तमाशा देख रहे थे। अब गवाला चीखो पुकार कर रहा था और चीखो पुकार सुनकर कहने लगे गवाले की इर्द गिर्द के लोग कि जो दूध के पैसे थे वो तेरे हाथ में और जो तुमने पानी मिलाया था वो पानी ले गया, यानी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब इस कहानी से हटकर सियासत की बात कर लेते हैं। वहाँ भी ये सिलसिला लगता है कि अब शुरू हो गया है। अवाम का माल अवाम के पास पहुँचने लगा है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा क्या हो रहा है जी। नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रही हूँ। नवाज शरीफ साहब की शेखुपुरा में ज़मीन की नीलामी की मैं बात कर रही हूँ, जिसे एक आम पाकिस्तानी मोहम्मद बूटा साहब ने ख़रीद लिया है। इसमें मज़ीद बात करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में नून लीग का बूटा कब लगा था। अच्छा, ये सच है कि आज नून लीग और सियासत लाजिम व मलजूम है। नून लीग के बगैर, नवाज शरीफ के बगैर सियासत मुकम्मल नहीं होती है। लेकिन 70 की दहाई में नवाज शरीफ का सियासत में दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उस वक्त इस ख़ानदान की पहचान क्या थी? कारोबार। इस ख़ानदान को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन पॉलिसी के नाम पर शरीफ ख़ानदान की फैक्ट्रियों को कौमी तहवील में ले लिया। और कहते हैं कि एक सियासतदान की तरफ से मिलने वाले इस बड़े ज़ख्म से शरीफ ख़ानदान के सरबराह मियाँ शरीफ ने बड़ा सबक सीखा। शायद कह लें कि उसी का नतीजा था कि उन्होंने भी सियासत में एक बूटा लगाने का ख्वाब देखा। इस मकसद के लिए नवाज शरीफ साहब को तैयार किया गया। अच्छा, कारोबार इस ख़ानदान का कह लें कि ओढ़ना बिछोना है, इसलिए सियासत को भी शायद इसी तराजू में रखा गया। अच्छा, शरीफ ख़ानदान की सियासत के हवाले से जो किताबें लिखी गई वो वाक़यात इनमें दर्ज हैं। उनके मुताबिक कुछ शख्सियात को तोहफ़े तहफ़ देकर उनसे ताल्लुकात बनाने से आगाज़ किया गया। फिर वक्त ने साबित किया कि शरीफ ख़ानदान की ये सरमायाकारी ज़ाया नहीं हुई, बल्कि ये तोहफ़े सियासत में आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनते गए, ताकत के मरकज़ से राब्ते बढ़ते गए। और ये जो पीपल्स पार्टी नून लीग को ताना देती है ना कि जी उनके कायद की सियासी परवरिश ज़ियाउल हक साहब की नर्सरी में हुई, ये उसी दौर की तरफ इशारा है। बेसिकली ये जो तोहफ़े थे ना, तोहफ़े तहफ़, ये सियासत में आगे बढ़ने के लिए नवाज शरीफ साहब के लिए कहने के सीढ़ियाँ साबित होते गए, जिन पर मियाँ साहब ने कदम रखा तो फिर आगे ही आगे बढ़ते चले गए, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सियासत और तिजारत में कह लें कि ऐसी बरकत पड़ी कि दिन दुगनी रात चुगनी वाली मिसाल भी छोटी पड़ जाए। अच्छा, ज़िया दौर में नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा वज़ीर ख़जाना पंजाब बने, जिसके बाद उन्होंने खूब आप कह लें कि परपुर्जे निकाले, ताल्लुकात से कैसे कब कितना फ़ायदा उठाना है। कहा जाता है कि यहीं से सीखा, यहीं से। अच्छा, वज़ीर ख़जाना के बाद नवाज शरीफ साहब ने अगली छलांग 1985 में वज़ीर आला की कुर्सी पर लगाई। अच्छा, फिर 1988 में मार्शल लॉ के इख्तिताम पर वो दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन गए। ज़ियाउल हक के बाद उन्होंने अपना सियासी और कारोबारी कह लें कि हुनर आजमाया और मुस्लिम लीग तकसीम हुई तो नज़रियाती कहलाने वाले पीछे रह गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो कंट्रोल है वो नवाज शरीफ साहब ने संभाल लिया, जो बाद में नून लीग बन गई। अच्छा, नवाज शरीफ साहब भी थे जिन्होंने सियासत को छांगा मांगा जैसी सियासत से रूशनास कराया। 1990 में नून लीग के कायद ने
कुछ हलकों की मदद से बनाए गए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह की हैसियत से आम इंतखाबात की मुहिम चलाई और पहली बार मुल्क के वज़ीर आज़म बन गए। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि 90 की दहाई इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर कहलाई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती रही और जाती रही, और इसके बाद नवाज शरीफ साहब की गलतियों की बदौलत कह लें कि मुशर्रफ इक़्तिदार में कैसे आए, ये भी आपके सामने है। अच्छा, मुशर्रफ दौर में नून लीग के कायद डील करके मुल्क से बाहर चले गए और वापसी 2007 में हुई। फिर 2008 के इंतखाब में उनकी पीपल्स पार्टी के साथ मखलूत हुकूमत बनी, लेकिन ये कहानी ज़्यादा देर नहीं चल सकी। उसके बाद फिर 2013 में नून लीग के कायद पर किस्मत की देवी दोबारा मेहरबान होती है और वो तीसरी बार वज़ीर आज़म बन गए। ये नून लीग की कहने की बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने माजी में जो कुछ किया वो इनके ताक़ुब में रहा, यानी पीछा करता रहा। और आखिर 2016 में पनामा स्कैंडल आ गया, जिसमें इनकी बेहिसाब जायदादों का इंकशाफ हुआ। नून लीग की कश्ती तूफान में फंस गई। इनके एहसासों में इतनी बरकत कैसे पड़ी, राज एक एक करके खुलने लगे। अब इस वजह से एहतसाब के इदारों को हरकत में आना पड़ा, और आना भी चाहिए था। और नून लीग के कायद करप्शन प्रैक्टिसेस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात नाअहल करार पाए। बाद में एहतसाब अदालत की जानिब से भी सज़ा सुनाई गई, लेकिन इलाज के बहाने वो लंदन चले गए और अब वहीं उन फ्लैटों में मुकीम है जिनकी मनी ट्रेल ना देने पर वो सज़ा के हकदार ठहरे थे। अब नाज़रीन, नून लीग के कायद की पूरी कहानी सुनाने का मकसद क्या है? क्या आप जान लें कि नवाज शरीफ साहब पहले क्या थे और सियासत में कदम रखने के बाद नवाज शरीफ की सियासत और शरीफ ख़ानदान की तजारत में कितनी बरकत पड़ी। इनके बच्चों की तरह मुझे कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी बरकत। अब इसीलिए जब एहतसाब के इदारे शरीफ ख़ानदान की जेबों को टटोलते हैं तो स्कैंडल ही स्कैंडल बरामद होते हैं। हुदैबिया का, लजीजिया का, लंदन फ्लैट्स का, कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, मनी लॉन्ड्रिंग का। अब देखा आपने कि इनके तो स्कैंडल्स इतने ज़्यादा हैं, और स्कैंडल्स में भी बरकतें हैं। वैसे इनकी जहाँ ही जाते हैं वो बरकतें होती हैं, तो स्कैंडल्स में भी बरकतें हैं, जायदादों में भी बरकतें हैं। जायदादों की तरह इनकी जो स्कैंडल्स की लिस्ट है वो भी बहुत बहुत तवील है। अब नून लीग की नायब सदर के नाम कई असासे मंजर पर आते हैं। जाली अकाउंट्स के ज़रिए अरबों खरबों की ट्रांजैक्शंस की गेम सामने आती है, और शरीफ ख़ानदान की कह लें कि गली गली, शहर शहर ज़मीनें भी निकल रही हैं। और शरीफ ख़ानदान पर यह इल्ज़ाम लगता है कि उनमें से कई ज़मीनें गैर कानूनी तौर पर कब्ज़े में ली गई हैं। लेकिन जैसे कहानी में, जो मैंने आपको स्टार्ट में कहानी सुनाई कि गवाले के साथ क्या हुआ था, यानी दूध में पानी मिलाता था, और जब बंदर ने वो थैली उठाई, पैसे उड़ाने शुरू किए, पैसे दरिया में गिरते चले गए, तो लोगों ने जो जानते थे बेईमान था और दूध में पानी मिला था, उन्होंने कहा कि जो तुमने दूध दिया था वो पैसे तुम्हारे हाथ में रह गए, और जो पानी में लाते थे वो वाले पैसे पानी में गिर गए। यानी जो 2 नंबरी से कमाए थे वो पानी में बह गए। अब जैसे कहानी में गवाले के साथ जो हुआ, लगता है ऐसे ही अब इनके साथ भी होने लगे। अवाम का माल अवाम के हाथ आने लगे। आज नवाज शरीफ साहब की एक ज़रई ज़मीन शेखुपुरा में नीलाम कर दी गई है। नीलामी में एक आम पाकिस्तानी मोहम्मद बूटा ने ये ज़मीन बोली देकर खरीद ली है। अच्छा, आपने वो पाकिस्तान का बड़ा मशहूर ड्रामा था बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, वो ज़रूर देखा होगा। अब उसके बाद कहने के पेशे खिदमत है बूटा फ्रॉम शेखुपुरा, जिसने नून लीग के कायद की शेखुपुरा की ज़रई ज़मीन नीलामी में ख़रीद ली। ज़रई ज़मीन ख़रीदने वाले का पूरा नाम जी चौधरी मोहम्मद बूटा है। साबिक़ वज़ीर आज़म साहब की ज़रई ज़मीन की चौधरी मोहम्मद बूटा ने सबसे ज़्यादा बोली दी है, और उन्होंने करोड़ 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ रेट लगाया, जिस पर ये जो एराज़ी है ये चौधरी मोहम्मद बूटा को नीलाम कर दी गई है। और मोहम्मद बूटा साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, इजहार ख्याल कर रहे हैं, वो ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा। ना शोहरत की वजह ना खरीदी, ना नफरत की वजह ना, जमीन जी है इनका पता लगा सी नीलाम हो रही है, खबर चली सी, असी जाके सलाह करके अपने दोस्तां ने ते सारिਆਂ ने मशवरा करके, तो सब तो वड्डी अदालत मेरे रब दी, डरना तो रब कोलों आ जी, बंदे किसी को की डरना है जी। ईमानी कुरानी मैं पार्टी नाल नहीं, साडे पिंडां दी आपस दे विच सियासत हुंदी ते वोट मैं वैसे नून लीग नूं पाया सी। ऐसी गल है, वोट फिर भी नून लीग नूं जी। तो देखा आपने, सियासत को कारोबार बनाकर जो बूटे लगाए जाए ना, फिर उनकी किस्मत में ऐसे नीलामी होती है जैसे नवाज शरीफ साहब की ज़रई ज़मीन की नीलामी हुई है। देखा आपने, इसलिए कहा जा सकता है, अब कहा जा सकता है कि अवाम का माल अवाम को वापस मिलने लगा, जिसका पहले कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और बहरहाल इसका क्रेडिट आप तब्दीली सरकार को दें, खुशी से दें, भारी दिल से दें, लेकिन यहाँ बनता है कि तब्दीली सरकार को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, इमरान खान साहब को जाता है क्रेडिट। वरना आप बताएं, पहले क्या मुमकिन था ये कि साबिक हुक्मरानों की ज़मीन नीलाम हो, इन लोगों की ज़मीन नीलाम हो? कोई सोच भी सकता था? और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात क्या है,
दिलचस्प बात कि नीलामी के दौरान इस ज़मीन के 6 दावेदार भी सामने आ गए। 6 दावेदार, उन दावेदारों ने खुद को ज़रूरी ज़मीन का विरासती मालिक जाहिर किया। ये लोग नवाज शरीफ साहब के बेनामीदार भी हो सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं, ये भी मुमकिन है कि जी चोरों को मोर पड़ने वाला मामला हो, यानी लूट का माल है, लूट लो। लेकिन कानून ऐसा कब होने देगा? मोहम्मद बूटा नीलामी के इस इक़दाम से बहुत खुश हैं और उनका क्या कहना है कि अगर मुल्क में कोई अच्छा काम होने लगा है तो सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, ये बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में ये हमने जो क्लिप भी चलाया था अभी, उसमें एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने क्या बताया कि उन्हें ना नून लीग के कायद से नफरत की वजह से उन्होंने ज़मीन खरीदी है और ना ही उनका मकसद है कि शोहरत पाने के लिए भी नहीं खरीदी। एक ज़मीन नीलाम हो रही थी, बस उन्होंने उसमें हिस्सा लेकर ख़रीदना चाहा। हाँ, मोहम्मद बूटा साहब ने ये इतराफ़ ज़रूर किया है कि उन्होंने वोट नून लीग को दिया था। अब ये ज़रा हैरत वाली बात है, वोट उन्हें नून लीग को दिया था, नहीं कमाल नहीं हो गया? ज़रा सोचें कि वोट नून लीग को दिया था और अब ये जो ज़मीन है जब नीलामी हुई है तो नून लीग के वोटर ने खरीदा। ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे। यानी कह सकते हैं कि ये वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था, ये वाला मामला बन गया। लेकिन ये बात खुश आइंद है यहाँ पे कि अब आम पाकिस्तानी को भी समझ आ चुकी है कि बड़े लोग भी कानून के ताबे आने लगे हैं। पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़े बड़े प्रोटोकॉल में इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ी हैं वो नीलाम करके तारीखी मिसाल रकम की, फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस की भैंसों को भी नीलाम किया गया और अब बड़ी बड़ी शख्सियात की जायदादें नीलाम होने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये जो एक एक मेरे ख्याल से एक एक करके हम कहें कि बड़ी बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली तो गलत नहीं होगा, और ये तब्दीली है, ये एक्चुअली तब्दीली है। अच्छा, यहाँ मोहम्मद बूटा साहब ने एक और बात की, ज़रा गौर कीजिए कि क्या कहते हैं कि उसने ये जो ज़मीन है ना हक हलाल के पैसों से खरीदी है और अब वो इस ज़मीन को कारामद बनाएगा। अब मुस्लिम लीग नून को तो इस बात का बहुत दुख हो रहा होगा। लंदन में बैठे साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब भी सदमे में होंगे, बहुत दुखी होंगे। वो पहले बीमार बंद है, ऊपर से और दुखी, सदमा। लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हो गया और ऐन मुमकिन है कि शरीफ ख़ानदान की जो मज़ीद जायदादें वो भी नीलाम हो, चाहे किसी को कितना भी सदमा हो, कितना दुख हो। और शरीफ ख़ानदान की जायदादों की नीलामी के जो मज़ीद आफ्टर शॉक्स हैं ना, वो इनको बर्दाश्त तब करने पड़ेंगे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर साहब हैं, उनके इस बयान का बहुत चर्चा हुआ था ना कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, लेकिन अब ये जो जायदादें सामने आ रही हैं इस पर क्या कहेंगी? मैं तो समझती हूँ कि जायदादें शायद इतनी हैं, हो सकता है कि इनको वाकई ना पता हो कि इनकी कहाँ कहाँ जायदाद है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा होंगी तो शायद इनको खुद भी ना पता हो कि कहाँ कहाँ हमने जायदादें बनाई हुई हैं। और हुकूमत के मुताबिक शरीफ ख़ानदान के रायविंड महल की ज़मीन भी गैर कानूनी है। लेकिन नून लीग इल्ज़ाम लगाती रही कि हुकूमत रायविंड ज़मीन के रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके शरीफ ख़ानदान के घर को गिराना चाहती है। अब ये जो मामला है ना, यकीनन नून लीग की परेशानी की बात है, नून लीग के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक परेशानी इससे भी बड़ी है, इससे भी बढ़कर है। वो क्या है? इसका जिक्र वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब अपने एक बयान में कर चुके हैं। वो क्या परेशानी है, ज़रा क्लिप सुनिएगा, बाकी मैं समझाती हूँ। अपने शेख साहब कहते हैं कि शरीफ ख़ानदान मफरूर है, ये लोग भागने वालों में से हैं, ये कानून का सामना करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। और शेख रशीद साहब ये भी एतराफ़ कर रहे हैं कि वो भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने ये कहा था कि नून लीग के कायद को बाहर जाने दें, क्योंकि शेख साहब कहते हैं कि नून लीग के कायद की सेहत के हवाले से जो रिपोर्ट्स देखी मैंने, इसी को देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म को कहा था कि इन्हें बाहर जाने दें, और अब उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालकर अपनी गलती का इज़ाला कर दिया। अब साथ ही उन्होंने हुदैबिया केस आने वाले 2 से 3 हफ्तों में दायर करने की बात करके यकीनी तौर पे नून लीग पर कह लें कि एक और एटम बॉम्ब गिरा दिया। अब कहते हैं कि जो हुदैबिया मिल जो केस है करप्शन की माँ है, सबसे बड़ा केस है जिसे नवाज शरीफ साहब ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके बंद करवा दिया था। अच्छा, ये केस उस वक्त बंद हुआ था जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर-ए-आज़म थे। अच्छा, शेख साहब ने हुदैबिया केस को पनामा केस से भी बड़ा केस कहा था, और फवाद चौधरी साहब ने भी याद करवाती चलो क्या कहा था कि हुदैबिया का जो मुकदमा है शरीफ ख़ानदान की करप्शन का सबसे अहम सिर है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकज़ी मुलजिम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ था, उसी तरीके को बाद में हर केस में अपनाया गया। और शहजाद अकबर साहब क्या कहते थे, उनके बकौल, उनका भी ज़रा आपको याद करवा दो। वो कहते हैं कि जो नए शवाहिद हैं ना, उनको देखते हुए तहकीकात हों तो शरीफ ख़ानदान इस केस में किसी भी सूरत अपनी जान नहीं बचा सकता, यानी इतना स्ट्रॉन्ग केस है। अब हुदैबिया केस के बारे में कहा जाता है कि केस अब भी इंसाफ का मुंतज़िर है। अब देखते हैं कि इस केस के साथ आखिर कब इंसाफ होता है, और अगर इस केस का नतीजा निकलता है तो फिर शरीफ ख़ानदान के आने वाले दिन यकीनी तौर पे भारी हो सकते हैं। उसके दावे केस के हवाले से, सबूतों के हवाले से तहकीकात अगर सही तरीके से होती हैं। लेकिन एक मामला इस वक्त मेरे ख्याल से हुकूमत पे भी बड़ा भारी पड़ रहा है। शेख रशीद साहब इसको थोड़ा हल्का ले रहे हैं
लेकिन शायद इतना हल्का ये है नहीं। शेख साहब का क्लिप चलाइएगा ज़रा। अच्छा, ये अच्छा है कि वज़ीर दाखिला इस बात पर खुश हो रहे हैं कि अगर नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट में मामला तय पा गए हैं तो ये अच्छी बात है। और शेख रशीद साहब नून लीग को ये भी कह रहे हैं कि वो हमसे भी सुलह कर ले। शेख साहब के बकौल ये तासुर गलत है कि इदारे और हुकूमत एक पेज पर नहीं है। हुकूमत और तमाम इदारे एक सफ़े पर हैं और इदारे इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ खड़े हैं। अब नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है इनको सफाई इसलिए देना पड़ रही है ना, क्योंकि ऐसा तासुर जा रहा है कि तरीन ग्रुप की शक्ल में वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी की जा रही है। और शेख रशीद साहब को इस बात पर पूरा यकीन है कि तरीन ग्रुप जो है वो कहीं नहीं जा रहा, वो हुकूमत के साथ ही खड़ा है और हुकूमत के साथ रहेगा। और तरीन ग्रुप बजट में इमरान खान साहब को वोट भी देगा, ऐसा कहा इन्होंने। अब एक तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से पंजाब हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान किया गया और दूसरी जानिब यही ग्रुप वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात भी करते हैं। यानी तरीन ग्रुप अब तक अपनी पोजीशन वाज़े नहीं कर सका। अब ये जानबूझ के नहीं कर सका या नहीं कर सका, ये एक गुत्थी है। जब तरीन ग्रुप के मेंबरान से सवाल पूछा जाता है कि आप अपना लीडर जहांगीर तरीन को मानते हैं और इमरान खान को नहीं, तो आगे से गोल मोल सा जवाब आता है कि वज़ीर आज़म उनके लीडर हैं लेकिन उनकी हमदर्दियाँ जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। अब जो खबरें गर्म है वो क्या है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ तरीन ग्रुप के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता हो गया है और जो सीनियर वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया है, जिसके बाद हुकूमत और जहांगीर तरीन ग्रुप के दरमियान मामलात तय पा गए हैं। शायद इसी वजह से शेख रशीद साहब की तरह तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा हैं वो भी तरीन ग्रुप वाले मामले को सिंपल सादा ही रहे। अब अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब उलझने पड़ती हैं ना तो फिर जितनी भी सुलझाई जाएँ कहीं ना कहीं वो उलझने रह जाती हैं और कभी भी वापस आ जाती हैं। अच्छा, एक अगला क्लिप होगा फैसल वाडा साहब और तरीन ग्रुप के एक फैसल साहब हैं, उनके दरमियान क्या ये जो गर्मी सर्दी देखिएगा ज़रा। देखने कन्फ्यूजन है ये, पता नहीं अब ये सिलसिला कब तक चलेगा। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर चलेगा क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है उस पर आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास हुआ है। इजलास में सदर अक़वाम मुत्तहिदा का कहना था कि मगरबी किनारे में जारी तशद्दुद है इसको रोकना होगा और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़े को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो इसराइल को फ़लस्तीन के अवाम के ख़िलाफ़ जारियत ख़त्म करने पर राज़ी करे और फ़लस्तीन के मसले का हल तलाश करने के लिए ठोस इक़दाम करे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने निशानदेही भी की है कि इसराइल ने रमज़ान के महीने के दौरान मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनी नमाजियों के खिलाफ जानबूझकर और मुनज़्ज़म हमला किया, जिससे मुक़द्दस मुकाम के तक़द्दुस को पामाल किया गया। इसराइल की जानिब से बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क़ुव्वत के इस्तेमाल ने पूरी मुस्लिम उम्मत को मुश्तिल कर दिया है। उन्होंने इसराइली इक़दामात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए कहा है कि इसराइली जारियत की वजह से ख़वातीन और बच्चों समेत बेगुनाह जानों का ज़िया हुआ। और उन्होंने मज़ीद इस मौके पर यह कहा कि जनरल असम्बली को फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा करना चाहिए। ये जंग मकबूजा इलाके के अवाम और फ़ौजी काबिज़ीन के दरमियान है। गज़ा और दीगर मकबूजा इलाकों के लिए फ़ौरी इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर इमदाद भी भेजी जानी चाहिए। ये जंग एक अस्करी ताकत और उन लोगों के दरमियान है जिनके पास हवाई जहाज़, बहरिया या तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं है। अगर जनरल असम्बली क़याम अमन के लिए वहाँ अफ़वाज नहीं भेज सकती तो मुत्तफ़िक़ ममालिक का एक इत्तेहाद कायम किया जाए। अच्छा नाज़रीन, अमरीकी हुकाम के मुताबिक बाइडेन इंतज़ामिया को हालिया हफ्ते के दौरान ही सीज़ फायर की उम्मीद है और अमरीकी सदर जो बाइडन ने गज़ा में जारी तनाज़े के खात्मे और सीज़ फायर की कोशिशों के तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म से कहा है कि वो इश्तियाल अंगेज़ी में नुमाया कमी की तवक्को रखते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता 10 दिनों से निहत्ते फ़लस्तीन पर इसराइली बमबारी जारी है। इसके नतीजे में मैं आपको बताऊँ ज़रा कि 227 के करीब अफराद शहीद हुए हैं और हज़ारों ज़ख्मी हुए हैं और दर्जनों इमारतें ज़मींबोस हुई हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से इसराइल और फ़लस्तीन के माबैन कशीदगी को कम करने का मुतालबा सामने आने के बाद इसराइल ने गज़ा पर मुसलसल बमबारी जारी रखी हुई है, अभी भी जारी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर मील अहमद साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पूरी सिचुएशन आपके सामने है और आज के इस इजलास के बाद आपको क्या लगता है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो फ़लस्तीन के इशू को हल कर सकेगी या ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कोई कमी हो सकेगी या सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक रह जाएगा कि ज़ोर दिया जाएगा, मज़म्मतें की जाएंगी, कहा जाएगा, लेकिन हल नज़र नहीं आएगा? मौजूदा मारूज़ाती हालात और माहौलियाती हालात में इसकी उम्मीद ना होने के बराबर है। लिहाजा जब मैंने ये बात की तो मेरे सामने आज जो तकारीरें हो रही हैं जनरल असम्बली में वो भी है
मेरे सामने यूएन का चार्टर भी है, मेरे सामने जनरल असेंबली का अपने रूल्स भी हैं। इन तमाम का अगर मैं मुशाहिदा करूं, और बहुत अच्छी तकरीर की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, और तकरीर का फन भी जानते हैं वो, तो वो जनरल असेंबली में उन्होंने अच्छी तकरीर की थी, और जाहिर है यही उनको करना चाहिए था। उसके अलावा तो ये मान लेना चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे बस में कुछ नहीं। आज के अखबार में एक्सक्यूज मी, आज के अखबार में सदर पाकिस्तान का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम ममालिक इतने कमज़ोर हैं कि वो इजराइल को के खिलाफ बाअसर नहीं हो सकते और इजराइल के खिलाफ इक़दाम नहीं कर सकते। तो एक चीज़ तो ज़ाहिर है, एक बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट है सदर पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी तरफ वो तकारीरें हैं जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए हमारी खारजा पॉलिसी के मुताबिक दे रहे हैं। अब आ जाए कि जनरल असेंबली में और भी बड़ी अच्छी तकारीरें हुई हैं। मुख्तलिफ मंदोबीन ने इजराइल में जो जुल्म बर्बरियत चल रही है उसका बड़ी बपांगे दुहल आवाज़ उठाया है, लेकिन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास करती नज़र आ रही है मुझे, और वो रेजोल्यूशन पास भी अगर हो गया तो वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन होगी, और वो रिकमेंडेशन दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल को जाएगी, और सिक्योरिटी काउंसिल वो सिक्योरिटी काउंसिल जो एक तरफ जनरल जो बाइडन अपने आम स्टेटमेंट में कहते हैं कि वो उनकी ख्वाहिश है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जंग बंदी हो जाए, और दूसरी तरफ उसी दिन वीटो किया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में वो जिसमें कि ये बातें की गई थी, मजम्मत की गई थी और सीज फायर का जिक्र किया गया था। तो अब जब ये जनरल असेंबली से रेजोल्यूशन जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका हशर वही होगा जो आज से बहुत सारे पहले रेजोल्यूशंस और जो चंद दिन पहले रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की गई उसका। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और मैं यकीनन काबिल सताइश हैं आयरिश असेंबली और आयरिश अवाम जिन्होंने आज एक बहुत अहम बिल पास किया है, और इस बिल में आयरिश अवाम ने कहा है कि इजराइल के तमाम मसनूआत का बाइकआउट किया जाए, और इजराइल जो है वो तमाम सेटलमेंट्स इलीगल हैं इजराइल की, और उसमें असेंबली में बिल पास किया है, और उसमें ये ख्वाहिश जाहिर की गई है कि दुनिया इसको फॉलो करना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि 1980 में भी आयरिश असेंबली ने ये बिल पास किया था जो कि अपार्थाइड के खिलाफ था, और उसके नतीजे में इतना वजन पड़ा साउथ अफ्रीका पर कि वहाँ वो जो जुल्म बर्बरियत थी वो बंद हो गई। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें ये मान लेना चाहिए कि 57 ममालिक के वो प्लेटफॉर्म जिसे OIC कहते हैं, जिसने के न फर्स्ट लेवल की मीटिंग कॉल की जो कि सरबराहान की मीटिंग कॉल होती है चार्टर के आर्टिकल 9 के तहत, ना सेकंड लेवल की मीटिंग कॉल की जो आर्टिकल 10 के तहत होती है OIC के, जिसमें के फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल का होता है। उन्होंने आर्टिकल 12 जो कि थर्ड लेवल की मीटिंग है, इसकी अहमियत थर्ड लेवल को देते हुए एक उन्होंने इजलास किया, और जिसके के जो स्टेटमेंट ज्वाइंट कम्युनिके है वो अच्छा है, और उसी ज्वाइंट कम्युनिके के नतीजे में नाइजर और अल्जीरिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको के OIC का वहाँ हेड बनाया गया है न्यूयॉर्क में, उन्होंने दरख्वास्त की जनरल असेंबली को, और आज मीटिंग उस सिलसिले में कॉल हुई है। तो बस वो कहते हैं कि बुलबुल की आंतड़ियों में रगे गुल का फांस है, और मिसरा तो कुछ नहीं है फकत ठूंस ठांस है। ये कुछ लोगों की दिल आज़ारी तो ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोगों की आवाम की इस मामले में थोड़ी सी आंसू तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन शायद थोड़ा सा उनको कुछ अरसे के लिए मिल जाए ये कि शायद कुछ अच्छी बेहतरी होने वाली है। और कौन सी अवाम, ये जो पूरे गल्फ में अवाम है, क्योंकि गल्फ के अवाम अलहदा हैं, गल्फ के हुक्मरान जो हैं उनका मतमा नज़र अलहदा है। गल्फ के हुक्मरान इब्राहिम अकॉर्ड के तौर पर उसको उस एजेंडे को आगे लेके जा रही है। गल्फ के हुक्मरान 1917 में जब कैपिटल को मुंतकिल किया गया तल अवीव से यरूशलेम में, बिल्कुल हमारे अल-कुद्स के साथ, तो उस वक्त उन्होंने उस पे एतराज़ जिस अंदाज में करना चाहिए था नहीं किया, बल्कि अंदरून खाना मदद फरमा दी। और उसके बाद जो सिलसिला और जो न रुकने वाला सिलसिला
बदस्तूर जारी है। अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी बहुत अच्छी तकरीर की कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो तरजीह दें कि फौरी तौर पर ये ख़त्म हो जाए, जंगबंदी हो जाए, और पूरी दुनिया को एक नुक्ते पर खड़ा होना चाहिए, जारियत को रुकना चाहिए, फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, फ़लस्तीन ज़मीन से इजरायली कब्ज़ा ख़त्म होना चाहिए। और कहा उन्होंने कि अब इजरायलियों बस करो, पानी भी नहीं, ग़िज़ा भी नहीं, और जुल्म की इंतहा भी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है? प्रैक्टिकली देखें, जो ये OIC है, इसको बहुत बड़ी ताकत हासिल है इंटरनेशनल कानून की। यूनाइटेड नेशन के चार्टर 8 के तहत नेटो भी बना है, उसी चार्टर के तहत यूरोपियन यूनियन भी बनी है, अफ्रीकन यूनियन भी बनी है, और उसी चार्टर के तहत बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन SCO, ECO सारे उसी चार्टर के तहत बनते हैं। और उसी चार्टर में अगर OIC चाहती तो अमन फौज अपनी एक तो उन्होंने बनाई हुई है इस्लामिक फोर्स, तो उसी को रंग दे देते अमन फोर्स की, और अक़वाम मुत्तहिदा की इंडोर्समेंट उनको मिल जाती, नेटो के तर्ज पे कोशिश तो कम से कम करते। तो वो कोशिश नहीं हुई। कुछ और नहीं तो आयरिश असेंबली ने जो बिल पास किया है कल शाम को, यानी कि आपकी आज सुबह को, तो वो आयरिश बिल जो है कम से कम उसके नतीजे में मसनूआत इजराइल की जो है उसी का बाइकाट कर देते, तो फिर उसमें वो तसलसल जो शुरू हुआ था। हाँ, ये आप एक अहम पॉइंट रेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल जो ज़हनों में गर्दिश करता है वो ये कि जी जो बाइडन ने गजा पर इसराइली बमबारी, इसके बाद चौथी बार इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन किया है और अमरीकी सदर ने जंगबंदी से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, लेकिन इसराइल अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा है। तो अब इसका क्या मतलब समझा जाए कि क्या अमरीका का जो असर है इसराइल पर वो ख़त्म हो गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अमरीका ये जो इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा करे सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करे, ड्रामा किया जा रहा है ये? जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दिखाने के लिए किया जा रहा है। जब कश्मीर में सालसी का किरदार अदा करना चाहते थे जो बाइडन, तो सालसी के किरदार अदा करते करते कश्मीर में 370 और 35A को विड्रा कर लिया गया और कश्मीरियों की हालत कर दी गई। तो अब भी जो बाइडन के बयानात आ रहे हैं वो इसी ज़मन में आ रहे हैं। इजरायली जो है वो अपना मकसद, अपने अहदाफ हासिल कर रहे हैं। इजरायलियों को जो इस दफ़ा थोड़ा सा चैलेंज जो आया है वो ये आया है कि इजराइल में अपने जो उनके छोटे छोटे शहर हैं उसमें थोड़ी सी होनी शुरू हो गई है अपराइजिंग, वहाँ थोड़े से जुलूस जल से निकले हैं उस सिलसिले में। वरना इजराइल का जो उनका मंदूब था, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो आज उसने तकरीर की है, उसने जो बाइडन का बहुत शुक्रिया अदा किया है कि वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस के हमारे फेवर में है और उन्होंने सपोर्ट किया है जो बाइडन ने इजराइल के राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को। और उन्होंने कहा कि इजराइल जो है, देखिए जो बात मैं पहले भी मेरा ख्याल है काफ़ी चैनल्स में कर चुका हूँ, उन्होंने आज कह दिया, इजराइल ने जनरल असेंबली में कह दिया, और उनका कि जो हम 4000 सालों से जो हमारा हक था कि हम एक इस्टेब्लिश करें, अपनी कनेक्शन दोबारा करें यरूशलेम से, हमने उस पर काम किया और उस कनेक्शन को कोई तोड़ नहीं सकता। और इसका मतलब क्या है कि 2017 में जब तल अवीव से सारा कैपिटल शिफ्ट हुआ तो उन्होंने अपने तकरीर में आज भी हवाला किया कि हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे कैपिटल में गड़बड़ हो, यानी यरूशलेम में, जो कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की खिलाफ वर्जी करते हुए शिफ्ट किया गया, जो कि 2334 रेजोल्यूशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल का, और उस पे बबांगे दरा आज बताएं किस जिठाई के साथ वो इजराइल जनरल असेंबली में खड़ा होकर कह रहा है कि हम तो ये है कि हमारे यरूशलेम पे ये मस्जिद अक्सा में हमने तो इसलिए पुलिस की कार्रवाई की कि उधर वो हथियार लेके अंदर पहुंच गए थे, फिर पत्थर उसने दिखलाए, पत्थर की तस्वीरें दिखलाई उन्हें, इसलिए हमने एक्शन किया। और हमास को कोई हक नहीं था कि वो रॉकेट फायर करे, और हमास इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हम तो सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, ये इजराइल कह रहा है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को निशाना कर रहे हैं। हम ना कभी बच्चों को मारते हैं, ना कभी हम सिविलियंस को मारते हैं, आप डिटाई देखें। और वो कहते हैं कि क्योंकि वो ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिस्ट, इसलिए वो बच्चे और सिविलियन जो हैं वो जाँ बाग हो जाते हैं। आप उसके नतीजे में देखें कि आपने खुद बताया, इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 58,000 लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। तकरीबन इस वक्त 42 स्कूलों को मिसमार कर दिया गया है। इस वक्त 7 हॉस्पिटल्स को जो है मिसमार कर दिया गया है।
इसी तरीके से वहाँ एक 5 मिनट में 100 बम्बर्स आए जा रहे हैं और इजराइल जनरल असेंबली में खड़ा होके हमास के लिए वो बता रहा है कि जी वो तो बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसने सिलसिला ये शुरू किया है। यानी हमास को कोई राइट ऑफ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस नहीं है। और जो बाइडन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इजराइल के राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को एक्सेप्ट किया है। और जो उन्होंने आखिरी बात की इजराइल ने, अभी जो तकरीर सुन रहे थे चंद मिनट पहले, उसमें आखिरी बात जो की उसने ये बताया कि तो इसलिए किया जा रहा है कि इलेक्शन पोस्टपोन किया। अच्छा, इलेक्शन को पोस्टपोन, जो 22 मई को फलस्तीन में इलेक्शन होना था, उसको पोस्टपोन करवाने के पीछे भी इजराइल है। तो उनका कि इस इलेक्शन क्योंकि पोस्टपोन करवाया इसने महमूद अब्बास ने, इसलिए इसने शुरू कर दिया है हमास ने, ताकि इलेक्शन अगर हो तो वो जीत जाए। अगर इलेक्शन हो और लोग अवाम उसको वोट देते हैं, वो जीत जाता है, तो फिक्र इजराइल को ये है कि जेरूसलम में हमास की अगर हुकूमत होगी तो फिर उनके लिए वहाँ अपने कैपिटल को आसानी से बरकरार रखना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जी ठीक है लास्ट में जानना चाहूंगी, जो ओआईसी के किरदार के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि फ़ाल किरदार अदा करने में ओआईसी नाकाम क्यों है? आपके मुताबिक क्यों नाकाम है? नाकाम इसलिए है कि जब मसले से ज़्यादा मसलियत हो जाए तो उसके बाद फिर यही सूरत हाल होती है। इस वक्त आपको देखना ये है, अगर आप जितने भी वहाँ के फैक्टर्स, ज़मीनी हालात को देखें, तो हुक्मरानों के ख्यालात और फ़वाइद अलहदा हैं, अवाम के जज्बात अलहदा हैं। अवाम जो है, आप देखें कतर में 3 दिन पहले जो जैसे अचानक वहाँ लोग सड़कों पे निकल आए, और कतर ने जो कि हमास के फेवर को, यानी हमास को सपोर्ट को विड्रा कर लिया था, उसे फौरन हमास के सपोर्ट में बयान देना पड़ गया। तो जो एक आखिरी उम्मीद की किरण रह गई है वो हुक्मरानों से और बादशाहों से नहीं है। अब आखिरी उम्मीद की किरण है बॉटम्स अप प्रेशर। बॉटम्स अप प्रेशर का मतलब है अवाम की वहाँ अपने हुक्मरानों के खिलाफ उठना। क्योंकि मैं सऊदी अरब में भी मैं तैनात रहा हूँ, यूएई में भी, यमन में भी, मुख्तलिफ मुकामात पर, तो वहाँ उनको कुचलने के लिए अवाम की इस ख्वाहिशात और इस राय को और इन जज्बात को पूरा बंदोबस्त रखा गया है। लेकिन तारीख बताती है कि जब भी सरबराहों ने अवाम को कुचलने की कोशिश की, अवाम आखिरकार उसमें जो है सुरखरू होकर निकले हैं। तो वही एक रह गई है। लेकिन आपका जहाँ तक सवाल कि ओआईसी क्या कर सकती थी, ओआईसी चाहती तो जनरल असेंबली में आज तकरीर में कहती कि हम जी अमन फोर्स डिप्लॉय करना चाहते हैं, और अमन फोर्स को हमें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर चैप्टर 7 आर्टिकल 42 के तहत हमें इजाज़त दी जाए कि हम लाइक नेटो, लाइक अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, हम इसको करना चाहते हैं। और ये अमन फोर्स है, न सिर्फ ओआईसी, अगर कोई और मुल्क भी शामिल होना चाहे तो हो जाए। तो फिर तो ये एक अमली बात थी। लेकिन मुझे जो नज़र आ रहा है फिदा साहबा, मुझे ये नज़र आ रहा है कि 2017 के बाद जिस तेज़ी से जो हालात और निशानात आगे बढ़ रहे हैं, वो हालात और निशानात वन स्टेट थ्योरी की तरफ जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ 2 स्टेट थ्योरी, जो ओस्लो और कैंप डेविड के में डिसाइड किया गया था। और जब ट्रंप ने ये कह दिया कि भाई वन स्टेट थ्योरी भी एक बहुत अच्छा सलूशन है, और इस पर मेरी ज़ाती मालूमात ये है कि बहुत काम किया गया, और इस वन स्टेट थ्योरी के बाद से जो कमर टूटी है फ़लस्तीनियों की, जो आस और उम्मीद उनकी टूटी है, उसके बाद आप देखें कि मज़ीद एक्सपेंशन होता जा रहा है। आज की तकरीर में इजरायली मंदूबीन ने भी यही कहा कि हम तो जी ये तो एक कानूनी मसला है कि शेख जराह में जो वो घर खाली कराए जा रहे हैं, वो तो शेख जराह का वो कानूनी मामला है, इनको बीच में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये शेख जराह से खाली कराया गया, या 2017 के बाद जो इन्होंने जो मकानात को डिमोलिश करके कब्जा किया इजराइल ने, वो सारा ट्रंप के उस इनिशिएटिव के बाद था, जिसके बाद इनकी और ज़्यादा हिम्मत बढ़ी, और जिसके बाद एक अरब ममालिक की तरफ से इब्राहिम अकार्ड के हवाले से उनकी सपोर्ट में कमी आ गई। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ठीक है, मैं आपकी बात कंप्लीट करी थी जी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपके तज्जिए के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं नाज़रीन। सदीक जान मेरे साथ मौजूद होंगे अपनी बड़ी खबर के साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सदीक जान मेरे साथ मौजूद है। सदीक, आज की बड़ी खबर क्या है? जो जहांगीर तरीन हुकूमत की तो बात बिगड़ गई है, मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर कैसे पहुंच गए?
देखिए मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बिल्कुल पहुंच गए थे और मामलात अब वक्ती तौर पर कुछ संभालने की कोशिश की जा रही है, वक्ती तौर पर कुछ संभल भी जाएंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है और वो ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप कायम रहेगा और ये ग्रुप ख़त्म नहीं होगा। इसके चांसेस अभी तक नज़र नहीं आ रहे, अब तक की जो सूरत हाल है। उसकी रीज़न ये है कि अब जहांगीर तरीन ग्रुप में ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि इसी ग्रुप को एक सियासी पार्टी में बदला जाए, सियासी पार्टी में बदल कर और 2023 का इलेक्शन इसी सियासी पार्टी, इसी ग्रुप, इसी सोच, इसी फ़िक्र और इसी जो भी इनका एक मंसूबा है उस पर लड़ा जाए इलेक्शन। तो यानी ये ग्रुप अब एक सियासी जमात की शक्ल इख्तियार कर सकता है और 2023 के इलेक्शन के लिए इनके साथ और लोग भी आ सकते हैं। लिहाजा ये ग्रुप अभी तक नहीं लग रहा कि ये ख़त्म होगा। हाँ, वक्ती तौर पे ये ज़रूर हुआ है क्योंकि उसकी वजह ये हुई है कि जहांगीर तरीन साहब ने जब ये ग्रुप बनाया, उनके ग्रुप के कुछ लोगों ने जाकर टीवी चैनल्स पर बहुत सख्त बातें की और इतनी सख्त बातें की कि जिससे उनको बहरहाल नुकसान हुआ, जिस वजह से जहांगीर तरीन को मीडिया पर आकर और चीज़ों को वाजे करना पड़ा और कहना पड़ा कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। और उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन आप अगर उनकी वो गुफ्तगू भी देखें, उनसे 4 बार सवाल किया गया कि क्या आप बजट में साथ देंगे। उन्होंने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। ना तो ये कहा कि हम बजट में साथ देंगे, ना ही ये कहा कि हम बजट में साथ नहीं देंगे। लिहाजा ये ग्रुप रहेगा और ये ग्रुप इसी तरह से अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखेगा। जहांगीर तरीन एक्टिव रहेंगे और इसके बहुत अब चांसेस हैं कि ये जहांगीर तरीन की ही पार्टी होगी। और क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अभी तक को ये भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान कुछ सुलह हो जाए, क्योंकि उनके दरमियान सुलह के इम्कानात नहीं है। तो जब जहांगीर तरीन की इमरान खान से सुलह ही नहीं होनी तो फिर जहांगीर तरीन इस धड़े को एक सियासी जमात की शक्ल देंगे और वो कि वो खुद तायत नाहल हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन ये बहरहाल उनकी पार्टी होगी, उनका ग्रुप होगा और इस तरह से वो इसी के साथ ही इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं 2023 में। लेकिन ये ज़रूर है कि अब तक ये चीज़ें 2 हो गई हैं कि वो बजट में भी वो कह रहे हैं कि वो साथ देंगे हुकूमत का, और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि वो इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, 2023 तक इस हुकूमत को चलने देंगे। लेकिन आप ये देखें कि वो चीज़ें जो पॉलिटिकली उस्मान बुज़दार साहब को पहले करनी चाहिए थी, अब वो करने जा रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि वो रोज़ाना 1 घंटा बैठेंगे, वो अरकान असम्बली को मिलेंगे। देखिए मसला ये है कि MPs जो होते हैं उनके मसाइल होते हैं। अब क्यों करने जा रहे हैं? यानी उनको भी खतरा नजर आ रहा है। देखें खतरा तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है ना, ये दिन के टाइम जैसे सूरज सामने होता है, ये तो खतरा बिल्कुल उसी तरह से नजर आ रहा है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि वाज़े तौर पे जहांगीर तरीन ग्रुप ने कह दिया कि वो बजट में साथ नहीं देंगे। उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि आप कहते हैं कि आप कार्रवाई करेंगे हमारे खिलाफ, हमारे तो इस्तीफे तैयार हैं, हम तो इस्तीफे दे के असम्बली से बाहर आ जाएंगे, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है इस असम्बली की। और जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया उस्मान बुज़दार को, उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई ये वज़ीर आला पंजाब तो क्या, ये हुकूमत नहीं होगी तो क्या होगा, पहले ये क्या कर रही है हुकूमत। उस्मान बुज़दार के हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान इसको वसीम अकरम प्लस कहते हैं, इसने तो तबाह और बर्बाद कर दिया सूबे को। ये जो बातें की उस ग्रुप ने वाज़े तौर पे अटैक किया इनको उस्मान बुज़दार को। तो अब उस्मान बुज़दार साहब ने वैसे सदीक शेख रशीद से बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो कह रहे थे बजट में वोट भी देंगे ये और कहीं नहीं जा रहे, हुकूमत में ही है ये लोग, वो बड़े कॉन्फिडेंट है इन तरीन ग्रुप को लेके। आपने सुना होगा उन्हें भी, ये कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। जी वो लास्ट कमेंट, वो इसलिए कॉन्फिडेंट है कि उनको कहीं से बता दिया गया है कि कहीं से बात हो गई है जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ कि आप इस हुकूमत को ना गिराएं, आप बजट में भी इनका साथ दें। लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि ये ग्रुप बरकरार रहेगा और ये अब इस पे तजवीज़ ज़ेर गौर है, आने वाले दिनों में इस पे वाज़े होगा। ये ऐलान कर सकता है ये ग्रुप कि हम जो है वो इसी ग्रुप को पार्टी में बदल रहे हैं और इसी के तहत ही हम अगला इलेक्शन लड़ेंगे। ये किसी भी मौके पर वो ये ऐलान कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।